Good morning, my genius students. How are you all? I hope you all are fine and safe too. So, students, as I told you, now again we are going to start our history. That was a chapter 7, the following Mahatma part 1. Right? Okay. तो आज हम चैप्टर 7 दैट इज फॉलोइंग द महात्मा पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि आज़ादी के लिए कौन से मूवमेंट स्टार्ट हुए थे एंड उस मूवमेंट में इंसिडेंट्स क्या क्या हुए थे, कैसे ब्रिटिशर्स ने क्या कहते हैं कि बैन लगाए थे और कैसे हमने उनके खिलाफ अपना आंदोलन लिया था। जैसे कि नेशनलिज्म में, रिवॉल्यूशनिज्म में कैसे हमने पर्टिकुलर एक एक पर्सन के बारे में पढ़ा हुई, कौन कैसा था एंड उन्होंने कितना अपना सब कुछ दिया फॉर आज़ादी। एंड सिमिलरली महात्मा पार्ट 1 में हम डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि भाई किस हिसाब से कैसे मूवमेंट्स हुए और उनके रीज़न क्या थे, इस मूवमेंट के खिलाफ उनके क्या क्या रीज़न थे और क्यों ये हुआ, राइट? उसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। फाइन। सो एज यू नो दैट गांधी जी हैं वो फादर ऑफ नेशन माने जाते हैं, तो उनका बहुत ही इन्वॉल्वमेंट था अपनी आज़ादी के लिए। नो डाउट ऐसे तो काफ़ी हमारे लीडर्स थे जिनका बहुत ही इन्वॉल्वमेंट था आज़ादी के लिए, बट काफ़ी नोइंग है और काफ़ी अननोइंग है, राइट? उसमें से गांधी जी जो बापू है हमारे, जो फादर ऑफ नेशन है हमारे, उनके बारे में उन्होंने किस हिसाब से अपनी एक्टिविटीज़ चली, उन्होंने किस हिसाब से प्लानिंग से अपना सब कुछ किया एंड उन्होंने कैसे आज़ादी दिलाने में अपना 100% दिया, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, राइट? तो थोड़ा सा पहले तो गांधी जी के बारे में पढ़ ले। सो द पर्सन हु वी रिकॉग्नाइज एज बापू, father of the nation and the Mahatma, is none other the greatest human ever, मोहनदास करमचंद गांधी। अभी जैसा कि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भाई हमारे गांधी जी जो हैं उनका फुल नेम क्या था, तो मोहनदास करमचंद गांधी, राइट? ये तो हमने बचपन से पढ़ के ही रखा है कि उनका फुल नेम क्या था, तो यही था, जिसे हम बापू भी बोलते हैं, जिनको हम फादर ऑफ नेशन भी बोलते हैं एंड महात्मा भी बोलते हैं। तो वो कोई नहीं है, नन अदर कौन है? ग्रेटेस्ट पर्सन मोहनदास करमचंद गांधी, राइट? उनका फुल नेम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। ही वेंट टू साउथ अफ्रीका टू प्रैक्टिस लॉ फॉर एक्वायरिंग द डिग्री ऑफ अ बैरिस्टर, राइट? वो एज इट इज़ यू नो दैट उन्होंने साउथ अफ्रीका गए थे लॉ की प्रैक्टिस करने, डिग्री बैरिस्टर्स की हासिल करने। The whites had established their supremacy over the black natives of South Africa. Compared the whites, the Indian enjoyed a very few rights. Gandhiji protested against the insult and injustice. He discovered the path of truth and non-violence to fight against the injustice, which is called सत्याग्रह। एज यू नो कि आपको अपने बचपन में ये स्टोरी सुनी होगी कि भाई है ना, वहाँ पे कंपेयर किया जाता था, राइट? ब्लैक नेटिव्स एंड वाइट नेटिव्स का, राइट? जो गांधी जी बैठे थे एक क्या कहते हैं कि भाई ट्रेन में, तो उनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क था एंड जो वहाँ के लोग थे उनका वाइट ब्रिटिश कॉम्प्लेक्स था, तो उनको फर्स्ट क्लास में नहीं बिठाया गया था। उनके पास टिकट होने से बावजूद भी उनको ऐसे बोला था कि भाई आपको थर्ड क्लास जो होती है सीट, जो फर्स्ट क्लास में नहीं, सेकंड क्लास में, थर्ड साइड में आती है जो, उसमें आपको बैठना है। तो ये जो इनजस्टिस होती थी उनके खिलाफ किन्होंने, गांधी जी ने अगेंस्ट किया था, राइट? ये तो हमने बचपन में ही पढ़ी है ये सारी स्टोरीज कि गांधी जी को ये एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि उन्होंने भी वही पैसे भरे थे, बट उनको सीट जो था उनको, जैसे कि हम जैसे यहाँ पे कैसे होता है कि भाई फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास या थर्ड टायर होती है, फर्स्ट टायर होती है, 2 टायर्स होती है, राइट? उस हिसाब से हम टिकट्स बुक कराते हैं ट्रेन की। उस हिसाब से गांधी जी को भी सही नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने पेमेंट फर्स्ट की थी एंड वो उनको थर्ड क्लास में भेजा जा रहा था, तो जो चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही थी, राइट? और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस की थी लो पूरा का पूरा एंड उनके पास डिग्री भी थी, तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया? द पाथ ऑफ ट्रुथ, राइट? वो तो सबको पता है कि गांधी जी हमेशा सच्चाई पे चलने वाले थे और सच ही उनका
सहारा था। तो उन्होंने क्या किया, अगेंस्ट किया उनके हिसाब से, बट नॉन वायोलेंस, क्या वायोलेंस नहीं होना चाहिए, शांति से और पीस से उन्होंने वो सब किया, विच इज कॉल्ड द सत्याग्रह, जिसको सत्य की राह पे चलने का भी बोल सकते हैं, राइट। गांधी जी के हिसाब से झूठ से या कोई भी वायलेंस करके कोई भी चीज़ हासिल नहीं होती। उनके हिसाब से उनको यही था कि हमेशा वो सच बोले और सच से ही वो आगे बढ़े। और उसका भी एक चैप्टर था, गांधी जी ने हमेशा सच को क्यों लिया, आपको पता है? तो उसके पीछे भी एक छोटी सी एक स्टोरी थी। वो स्टोरी क्या थी कि गांधी जी है ना, बहुत ही छोटी उम्र में, लाइक इन द एज ऑफ 13 और 12, उन्होंने किसी को लाइक बीड़ी होती है ना, वो पीते हुए देखा था। तो उनको भी वो लत लग गई थी, तो वो छुपाते छुपाते वो पीते थे, राइट। तो एक वो क्या कहते हैं कि भाई एक चीज़ को छुपाते छुपाते उन्होंने बहुत सारे झूठ बोले। उनको एक बार किसी ने पकड़ लिया था, उनके एडल्ट्स में, उनके फादर या मदर ने, और उन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं पीता हूँ, ये गलत है, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता ये। तो उन्होंने उसके पीछे पीछे क्या बोले, बहुत झूठ बोले थे। देन ही रियलाइज कि मैंने एक चीज़ छुपाने के लिए उसके पीछे 100 झूठ बोले हैं। इससे तो बेटर है जो सच है वो ही मैं बोल दूँ, जो भी मेरे मम्मी पापा करेंगे वो मुझे एक्सेप्टेबल है। तो उन्होंने क्या किया, एक बार जाके बोल दिया सच, और उनको थोड़ा सा पनिश भी मिला। बट उनके फादर उस बात से हैप्पी हुए कि एटलीस्ट उसने सच तो बोला, है ना। सच बोल के उन्होंने क्या किया, अपना गुनाह था वो एक्सेप्ट किया। तो तब से गांधी जी ने ऐसे सोचा था कि हमेशा हमें लाइफ में कुछ भी करना हो या कुछ भी चीज़ हो, वी शुड स्पीक ट्रुथ ओनली। सच से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, झूठ बोल के नहीं। तो ट्रुथ था वो गांधी जी का क्या था, सहारा था। एंड उसी नॉन वायोलेंस की वजह से, ट्रुथ के बेस पे ही हमें क्या मिली, फ्रीडम मिली, राइट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड दैट सत्याग्रह। नाउ the struggle for freedom initiated in South Africa under the leadership of Gandhiji. Indians suffered a lot during the struggle, but they never respond with violence. At the end, the struggle became the successful and popular. जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा स्ट्रगल तो स्टार्ट हो ही गया था, एंड गांधी जी एज अ उन्होंने स्टडी करके आए थे और उन्होंने बाकी सब कुछ देखा था, तो उनके हिसाब से उनको लगा ही था कि अभी उनको कुछ करना चाहिए, राइट। तो स्ट्रगल आगे बढ़ा, पर उन्होंने कभी भी रिस्पॉन्स नहीं किया वायोलेंस से, राइट। उन्होंने कभी भी वायलेंस से उसका रिस्पॉन्ड नहीं किया, हमेशा शांति से एंड पीस से उन्होंने सब कुछ एंड किया, एंड उनको सक्सेस भी मिली। नाउ सी, थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं गांधी जी के बारे में। फुल नेम क्या है गांधी जी का, दैट इज मोहनदास करमचंद गांधी। डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर, जैसे कि हम सब सेलिब्रेट भी करते हैं, 1869। बर्थ ऑफ प्लेस पोरबंदर। मदर पुतलीबाई, वाइफ कस्तूरबा। स्पिरिचुअल मैटर उनके कौन थे, श्रीमद राजचंद्र, राइट। एंड उनके पॉलिटिकल मेंटर कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। लाइक देखो, स्पिरिचुअल में उनके कौन थे, तो श्रीमद राजचंद्र थे, बट पॉलिटिकल मैटर में उनको मैटर कौन थे, उनके को गाइड करने वाले, तो दैट वाज अ गोपाल कृष्ण गोखले। ऑटोबायोग्राफी उनकी क्या है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, कि मेरी जो भी स्टोरीज हैं, जो भी है एक्सपेरिमेंट्स है विथ ट्रूथ, सच के आधार पे, राइट। डेथ सॉरी, डेथ 31 1948। समाधि कहाँ है, राजघाट, जो कहाँ पे है, दिल्ली में। ये चीज़ हमें एटलीस्ट आप याद रखना स्टूडेंट्स, और ये चीज़ आगे भी हमें काम आएंगी। तो इतनी तो हमें पता ही होती है, फुल नेम पता है, डेट ऑफ बर्थ भी पता है, बट ईयर शुड बी रिमेंबर, दैट इज 1869। बर्थ प्लेस भी सबको पता ही होगी, पोरबंदर है। मदर एंड वाइफ का नाम। स्पिरिचुअल मैटर एंड पॉलिटिकल मैटर याद रखने जैसे। ऑटोबायोग्राफी, द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। एंड डेथ 31 1948। समाधि सबको पता होगा, राजघाट दिल्ली। फाइन। नाउ
After successful satyagraha in South Africa, Gandhiji returned to India in 1915 at the age of 46. Gandhiji had acquired international fame and respect due to his success in protesting against the racial discrimination in South Africa. He was given a grand welcome at the Apollo Port of Mumbai. Gopal Krishna Gokhale advised Gandhiji to tour the whole of India in the first year to know the plight of Indians and understand why they needed. After touring the country for a year, Gandhiji established Satyagraha Ashram in Kochrab, Ahmedabad, Gujarat on 25th May 1915. After 2 years, he shifted Sabarmati Ashram on the bank of river Sabarmati. जैसे कि आपको पता ही है, गांधी जी रिटर्न हुए 1915 में. देन उनको उनके जो गुरु थे, पॉलिटिकल मेंटोर गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, जिन्होंने गांधी जी को बोला कि आपको ये पूरा ईयर पूरा का पूरा इंडिया देखना है, जिससे आपको पता चले कि इंडिया की कंडीशन क्या है और उनको गांधी जी क्यों चाहिए और किस वजह, मतलब क्यों चाहिए इन द सेंस कि क्यों इस देश को आपके जैसे पर्सन की रिक्वायरमेंट है, राइट. फिर गांधी जी ने पूरा का पूरा घूमा इंडिया, उनको पता चला क्या प्रॉब्लम्स है, उन्होंने सब कुछ देखा. देन उन्होंने सत्याग्रह आश्रम भी इस्टेब्लिश किया गुजरात में 25 मई को 1915 में. देन उन्होंने बाद में इसको साबरमती आश्रम में शिफ्ट किया. वो आपको नेम पता ही होगा अभी ऑलमोस्ट. अब स्टार्ट होता है चंपारण सत्याग्रह 1917 को. अब इस मोमेंट में क्या हुआ था मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स. तो इस मोमेंट में चंपारण जो है वो प्लेस है बिहार में नियर नेपाल, राइट, फुटविल्स ऑफ हिमालयस, राइट. वहाँ पे जो फेमस, वो प्लेस क्यों फेमस थी, वो प्लेस फेमस थी फॉर प्लांटेशन. अब यूरोपियंस जो थे वो फार्मर्स को जो है वो फोर्स करते थे कि प्रोड्यूस्ड करे थर्ड या फिफ्थ पोर्शंस 3/20% जो उनका पोर्शन था वो उनको लोअर रेट पे क्या करें, सेल करें. सी अगेन आई एम टेलिंग यू, चंपारण सत्याग्रह क्या था. चंपारण पहले तो ये क्या एक प्लेस है बिहार में नियर नेपाल के फुटविल्स के साइड, राइट. वहाँ पे प्रोड्यूस क्या होता था, प्लांटेशन. ये फेमस किसके लिए था, प्लांटेशंस के. वहाँ पे फार्मर्स को यूरोपियन ने फोर्स किया कि तुम लोग 3/20 पोर्शन जो लैंड है उसमें उनको लोअर रेट्स पे उनको इंडिगो वो सेल करो. अब व्हाट इज द इंडिगो, दैट वाज अ डाई ऑफ प्लांट. डाई प्लांट होते हैं ना, राइट, कलर जिसमें करते डाई करते वगैरह, वो प्लांट का उनको 3/20% पोर्शन जो है वो उनको लोअर रेट पे सेल करो. जो चीज़ इंडियन को मंजूर नहीं हुई, ऑब्वियसली नहीं होगी, क्यों करें हम ऐसा, राइट. फिर जो चीज़ हमें मंजूर नहीं हुई, फिर क्या हुआ कि ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ राजकुमार शुक्ला, गांधी जी ने डिसाइड किया टू अबाउट द इशू, राइट. जो इशू हुआ उनके बारे में उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं. तो उससे पहले जो वो इंक्वायरी बिठाए, उससे पहले तो उनको ऑर्डर आ गए कि भाई मैजिस्ट्रेट से कि भाई ही वॉज गिवन द ऑर्डर बाय द मैजिस्ट्रेट ऑफ चंपारण टू लीव द डिस्ट्रिक्ट. वो इशू के बारे में गांधी जी डिसाइड करें, डिस्कस करें, उससे पहले तो उनको ऑर्डर आ गए कि तुम लोग प्लीज ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो लीव करके छोड़ के चले जाओ. पर गांधी जी ने क्या किया, वो जो नोटिस थी उसको इग्नोर ही किया. ऑब्वियसली करेंगे. अभी जो प्लांटेशंस जिस चीज़ में हम डाई वगैरह करते हैं, जिस चीज़ में जो भी चल रहा है वो हम आपको 3/20 पोर्शन जो है उनका वो मैं आपको क्यों लोअर रेट्स में हम दें, फॉर व्हाट रीज़न. पर तब क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स का राज चलता ही था. बट उस टाइम पे गांधी जी अराइव हो गए थे, तो गांधी जी ने ये टॉपिक पे डिस्कशन किया. फिर उनको तभी के तभी डिस्कशन किया, तो वो अगर कुछ डिसाइड करे, कुछ बात करे, उससे पहले तो उनको ऑर्डर आ गया, भाई तुम लोग निकलो, कोई बात नहीं. तो उन्होंने क्या, नहीं हम क्यों निकलेंगे, उन्होंने वो नोटिस को टोटली इग्नोर ही किया.
देन गांधी जी ने प्रिपेयर की लिस्ट, प्रॉब्लम की फेस किया, जो भी लिस्ट है, लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम फेस बाय द फार्मर एंड प्रेजेंटेड इट बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट वो लिस्ट क्या कहते हैं फेस करवाए, उससे पहले गांधी जी ने पूरी की पूरी लिस्ट बनाई एंड उन्होंने लिस्ट प्रेजेंट की। गांधी जी स्टेड इन मोतीहरी विलेज ऑफ चंपारण प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस। अल्टीमेटली द सत्याग्रह that was also known as the Indigo सत्याग्रह captured the attention of all over the India। फिर ये जो सत्याग्रह मूवमेंट हुआ वो जो है वो अल्टीमेटली जो था वो बहुत ही क्या कहते हैं कि भाई सही गया। गांधी जी ने पूरे की पूरी जो भी फार्मर्स के साथ इनजस्टिस वगैरह हो रही थी उनमें उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा सपोर्ट किया उनको, एंड ये जो चीज़ थी वो कैप्चर्ड हो गई लोगों के दिमाग में, पूरी की पूरी बात बैठ गई। सो दिस इज ऑल अबाउट द सत्याग्रह मूवमेंट, राइट? गेट इट स्टूडेंट्स? नाउ खेड़ा सत्याग्रह। प्लीज खेड़ा सत्याग्रह क्या है, राइट? एज आई टोल्ड यू कि छोटे 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 टॉपिक्स ही हम डिस्कस करेंगे, नथिंग मोर, इसके बारे में और कुछ नहीं डिस्कस करेंगे। भाई छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो किस वजह से हुए और हमें आज़ादी दिलाने में हमने क्या क्या किया उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, अब इस एक्ट में क्या हुआ, खेड़ा सत्याग्रह में, ये एक्ट कब हुआ? 1917 से लेके 1918 में, राइट? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कहाँ आई? एज यू ऑल नो कहाँ पे आई? तो गुजरात में। अब इसमें क्या हुआ था कि उस टाइम पे गुजरात में ड्रॉट फेमाइन बहुत छा गया था, मतलब सूखापन था ऑन द ईयर ऑफ 1917। बट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जैसे कि आपको पता ही है कि वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉयड हो गया था। ऑब्वियसली अभी सूखापन आ जाए तो एग्रीकल्चर में तो हमें पानी वगैरह ही चाहिए होता है, पर हमारे पास इतना था ही नहीं तो हम कहाँ से प्रोवाइड करें, तो वहाँ पे क्या आ गया, सूखापन छा गया था। फिर एज इट इज़ जो ब्रिटिशर्स हैं वो तो हमसे टैक्स वगैरह लेते ही थे, आपको पता ही है, और हम उनको पे भी करते थे। तो ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि ये हम नहीं जानते कि आपको है ना ये सूखापन, ड्रॉट या फेमाइन फेस कर रहे हो, हमें तो हमारा टैक्स चाहिए ही चाहिए। बट वो तो पॉसिबल ही नहीं था ना, कुछ मिले तो हम कुछ करें ना। तो ये चीज़ जो थी वो समझ में नहीं आई। पर अब लीडरशिप किन की थी? गांधी जी की थी। तो उन्होंने अगेन सत्याग्रह मूवमेंट जो था सत्य पे चलने का वो स्टार्ट कर दिया, सत्याग्रह अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, राइट? उन्होंने वो स्टार्ट कर दिया। गांधी जी ने लिटरली बोल दिया फार्मर्स को कि आप लोग जो है वो टैक्स पे नहीं करोगे जब तक हमारी डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि हम भी तो डिमांड्स रख सकते हैं ना। एक तो सूखापन था, कुछ था ही नहीं, तो हम टैक्स कहाँ से पे करें? पैसे हो तो हमारे पास पे करें ना। उस टाइम पे क्या हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो प्रैक्टिस कर रहे थे एज अ लॉयर, तो उन्होंने भी क्या किया था, गांधी जी को उसमें ज्वाइन किया और उनको प्रोटेक्ट किया। देन गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने लेटर लिखा कलेक्टर को कि भाई टैक्स जो है वो वेव किया जाए, मतलब माफ़ कर दिया जाए, नहीं भरे, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है तो हम टैक्स कैसे भरेंगे, और उनके पास इतना पैसा हो तो वो भरे ना। फिर एट द एंड क्या किया, कलेक्टर ने पास किया ऑर्डर, एंड 1918 में ये मूवमेंट जो है वो हमारा सक्सेसफुल हो गया, राइट? फिर से सत्याग्रह जो है, ये जो मूवमेंट हुआ वो सक्सेसफुल हुआ। ये जो मूवमेंट जो था ना वो इतना भी बड़ा नहीं बना, बट इस मूवमेंट से क्या हुआ, एक जीत हासिल हुई ना, उससे क्या हुआ कि भाई हमारे में क्या कहते हैं अवेयरनेस आ गई, फियरलेस हो गए और करेजियस हो गए। और उस टाइम पे हमारे को एक बहुत ही अच्छे लीडर मिल गए, जो लीडर थे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राइट? सो सत्याग्रह मूवमेंट में, खेड़ा सत्याग्रह मूवमेंट में क्या था, अगेन मैं आपको बोलती हूँ कि भाई खेड़ा डिस्ट्रिक्ट्स में फेमाइन छा गया था। जो क्या कहते हैं कि भाई अपने ये फार्मर्स थे उस टाइम पे, एग्रीकल्चर जो था वो पूरा का पूरा अपना डिस्ट्रॉयड हो गया था, वो टैक्स पे करने के थे ही नहीं कि वो टैक्स पे कर पाए। बट ब्रिटिशर्स हमें बहुत ही बोल रहे थे, इंसिस्ट तो नहीं बोल रहे, इंसिस्ट मतलब किसी को बोलना कि नहीं नहीं करो ऐसे, वो हम पे डिमांड ही कर रहे थे कि तुम लोगों को टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा, उसमें हम इन्वॉल्वमेंट वगैरह है नहीं। एट दैट टाइम गांधी जी कौन थे, लीडरशिप में थे,
और उन्होंने फिर से सत्याग्रह अगेंस्ट द ब्रिटिशर स्टार्ट कर दिया था। और गांधी जी ने क्या बोला, गांधी जी ने कलेक्टर को लेटर लिखा और उनको ऐसे लिख के दिया कि भाई तुम लोग प्लीज जो भी टैक्स वगैरह इस बार पुअर फार्मर्स जो हैं वो पे नहीं कर पाएंगे और आपको ये वेव करना ही पड़ेगा, माफ करना ही पड़ेगा, राइट। फिर क्या हुआ कि भाई ये जो लो था, हमने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था और धीरे धीरे ये जो लो था वो पास्ड हुआ एंड वो लो सक्सेस भी हुआ, ये जो मूवमेंट था वो सक्सेस भी हुआ। एंड देन आफ्टर क्या हुआ कि भाई जो फार्मर्स थे, लीडर्स जो थे, उनमें क्या आ गई, एक हिम्मत सी आ गई, राइट, फियरलेस हो गए एंड करेज भी आ गया। एंड उस टाइम पे हमें गांधी जी को किसने प्रोटेक्ट किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि वो भी प्रैक्टिस कर रहे थे लॉ की। एंड उस हिसाब से हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे एक अच्छे से लीडर भी मिल गए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट खेड़ा सत्याग्रह। नाउ रोवल एक्ट एंड रोवल एक्ट सत्याग्रह जो हुआ 1919 में। अब इस मोमेंट में क्या हुआ था कि जब ब्रिटिशर्स जो लड़ाई चल रही थी उनकी 1914 से लेके 1918 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कंप्लीट हुआ, 1914 से जो लड़ाई चल रही थी वर्ल्ड वॉर की, उसमें ब्रिटिशर्स जो थे ऑलमोस्ट क्या कहते हैं कि भाई वॉर में इन्वॉल्व थे बहुत सारे। तो उन्होंने एक्चुअली इतने वो उसमें भी बिजी थे क्योंकि ऑलरेडी उनको अंडर तो हमारा इंडिया था ही, हमारा इंडिया ऑलरेडी उनके अंडर था, ब्रिटिशर्स के अंडर। तो उस टाइम पे वो वर्ल्ड वॉर में भी इन्वॉल्व थे और जो क्या कहते हैं कि भाई ब्रिटिशर्स थे वो वर्ल्ड वॉर में भी बहुत ही इन्वॉल्व थे, उनका भी वहाँ पे भी चल रहा था। देन उस टाइम पे हुआ क्या, ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि भाई इंडिया पे, जैसे कि वो ऑलमोस्ट बिजी थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी, पर इंडिया से अपनी हुकूमत ना जाए तो उन्होंने ये एक्ट पास किया, रोवल एक्ट। अब इस एक्ट में क्या था कि कोई भी पर्सन हो इंडिया में, अगर देखा जाएगा कि भाई किसी के घर में है ना, क्या कहता है कि भाई कोई भी न्यूज़ वगैरह है या कोई भी ऐसी चीज़ देखी जाएगी जिसमें वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कर रहा हो, तो उस टाइम पे वो किसी के भी बात ना सुन के उनको किस में डाल देंगे, जेल में डाल देंगे। या फिर उनको कोई मिल जाए पब्लिक में और इनकलाब जिंदाबाद के नारे वगैरह लगा रहे हो जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो और उनको समझ में नहीं आएगी, तो वो क्या करेंगे, उनको जेल में डाल देंगे या उनको बहुत टाइम की जेल दे देंगे या फिर किसी को लाठीचार्ज करेंगे और किसी को क्या कहते हैं कि डेथ का भी, हैंग करने का भी सुना दे ऐसे। तो वो जो था लो वो पास हुआ था। सी इट इज रिटन, अरेस्ट विथाउट वारंट एंड इनडेफिनेट डिटेशंस इन जेल विथाउट ट्रायल। मतलब कोई भी, अब देखो फॉर एग्जांपल कोई भी जुर्म वगैरह करता है या कोई भी चोरी वगैरह करता है या कुछ भी होता है, तो हम कैसे दोनों पक्ष का सुनते हैं, दोनों साइड का सुनते हैं कि भाई प्रॉपर क्या था, देन आफ्टर हम डिसाइड करते हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसमें ये एक्ट में ब्रिटिशर्स ने क्या कर डाला था, इंडिया पे पूरा का पूरा फोर्स रखने के लिए उन्होंने ये एक्ट पास किया और उससे उन्होंने ये किया कि हम कुछ सुनेंगे ही नहीं। अगर हमें कोई दिखेगा गेट टुगेदर में और वो इंडिया जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ बोलता होगा तो उनको जेल में डाल देंगे। अगर किसी के घर पे उन्होंने कुछ देखा हो जो इंडिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो तो उनको जेल में डाल देंगे। कुछ सुने उन्हें वगैरह कुछ भी उनका जो होता है एक्सप्लेनेशन वो कुछ भी नहीं सुनेंगे, सीधा उनको जेल में डाल देंगे। या फिर उनको है ना कोई रैली निकालते हुए देखेगा, प्रोसेशंस होती है, देखेंगे सही नहीं है तो भी जेल में डाल देंगे। तो इस ये जो एक्ट निकला उससे क्या हो गया कि भाई इंडियंस और भी भड़कने लगे एंड देन आफ्टर उन्होंने स्ट्रगल किया कि भाई ये तो नहीं चलेगा, हम क्यों करें ऐसा, हमारे ऊपर ये क्यों है। अगर आपको इंडिया के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल रखना है, आप ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में बिजी हो, तो ये एक्ट जो है वो इतना एक्सटेंड क्यों कर रहे हो, हम पे ये क्यों जुर्म कर रहे हो। भाई किसी की नॉर्मली किसी के घर से किसी ने चोरी कर डाली तो भी उनको जेल में डाल दे और जेल में डाल दे या फिर लॉन्ग टाइम के लिए उनको क्या करते हैं कि भाई कंटिन्यूसली उनको मेंटली टॉर्चर वगैरह करने लगे
या फिर उनको हैंग कर डाले। तो ये जो एक्ट था वो बहुत ही मतलब देखने जाओ कि भाई अपने साइड में नहीं था, मतलब बहुत ही सही तरह से नहीं था, और जिसकी वजह से इंडिया ने उसका भी क्या किया, ओपोस्ट किया। मतलब हम कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पाए, कुछ भी बोल नहीं पाए कि हमने गुनाह किया है नहीं किया, कि किस वजह से, कुछ भी आपको बोलने का होगा ही नहीं, सीधा आपको जेल में ही डाल देंगे। सी हियर रिटर्न द रोवेल एक्ट ऑथराइज्ड गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज द stricter control on the press, arrest without warrant and indefinite detentions in jail without trial. The accused were denied the right to know the accuser and the evidence used in the trial against them. This act was complete violation of fundamental rights and freedom of expression and speech. ये जो एक्ट था वो टोटली फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच में ऐसा कंप्लीटली था ही नहीं, जो टोटली अगेंस्ट था। गांधी जी प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एक्ट कॉल्ड द ब्लैक कैट, इसको और भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, दैट इज ब्लैक कैट। देन आफ्टर क्या हुआ, द रोवेल एक्ट जो था वो फर्स्ट स्ट्रगल ऑन द एंटायर नेशन एंड अगेंस्ट द ब्रिटिशर, बट इट वॉज लिमिटेड टू द बिग सिटी ओनली. Rallies were organized and strikes were called to protest against the and act throughout the country. The British restored and suppressions to cope this movement. फिर क्या हुआ कि हमने रैलीज निकालने लगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम इसके खिलाफ तो होंगे ही ना। आप बिना कुछ पूछे, कुछ हमारी सफाई सुने बगैर या कुछ भी किए बगैर आप अरेस्ट कर डालो या जेल में डाल दो, कोई गवाह ववाह हमारा सुनो ही नहीं, तो ये एक्ट किसी को समझ में नहीं आया, और ये ना ही एक उनके राइट में आता है। तो हमने क्या स्टार्ट किया, अगेन सत्याग्रह, सत्य पे चल के ही हमने स्टार्ट किया। एंटायर नेशन में हमने क्या कर डाला, रैलीज वगैरह है वो सब स्टार्ट कर डाली एंड स्ट्राइक कर डाली, पूरे प्रोटेस्ट अगेंस्ट द थ्रू आउट द कंट्री, पूरे कंट्री में हमारा ऑलमोस्ट स्ट्राइक चली एंड फाइनली ये जो एक्ट था वो उनको पूरा एंड करना पड़ा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द रोवेल एक्ट एंड रोवेल सत्याग्रह, दैट वाज 1919, राइट। बट इस एक्ट में काफ़ी हमें इश्यूज भी हुए, तभी के तभी जलियांवाला बाग जो था मास्कर 1919 में, जैसे कि इस एक्ट के हिसाब से कहीं पे भी कोई भी पब्लिक गेट टुगेदर करे या फिर गैदर होके कोई मीटिंग वगैरह करे या ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ भी बोले, तो उन पे एज इट इज़ विथाउट एनी ट्रायल या कुछ भी उनको जेल में डाल दे या गोली चला दे या लाठी चार्ज कर दे, वो चालू ही था। तो इस एक्ट के खिलाफ हमने क्या किया था, हमने जो बैसाखी के टाइम पे ये जलियांवाला बाग मास्कर हुआ था, वहाँ पे उन्होंने लोगों ने इकट्ठे हुए, बट अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट हुआ क्या, जनरल डायर जो थे उन्होंने सीधा शूट करना लोगों को स्टार्ट कर डाला था, जिसकी इफेक्ट बहुत ही खराब गई थी। सी ये आएगा जलियांवाला बाग मास्कर में, जो अब हम यहाँ पे देखेंगे। ये हमारा पूरा का पूरा किसके बारे में था, रोवेल एक्ट के बारे में था, जिसमें इस एक्ट के हिसाब से ये था कि भाई ब्रिटिशर्स विथआउट वारंट इंडेफिनिट डिटेशंस वो जेल में पब्लिक को डाल सकते हैं। इस एक्ट को ब्लैक एक्ट भी कहा गया है, राइट। अभी इसके बाद हम पढ़ रहे हैं जलियांवाला बाग मास्कर। अब इसके बारे में आपको ऑलमोस्ट तो पता ही होगा डिटेल्स वगैरह, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जलियांवाला बाग मास्कर भी इस वजह से ही हुआ था, जिस हिसाब से 1919 में रोवेल एक्ट जो था वो तो चल ही रहा था, तो लोगों ने क्या किया था, वहाँ पे गैदर होके कुछ उनको डिस्कस करना था। तब तक तो जनरल डायर जो थे उनको पता चल गया और उन्होंने सीधा शूट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी इफेक्ट बहुत ही खराब आई थी और लोगों में जुनून पैदा हो गया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ और फ्रीडम के, भाई हमें अभी फाइनली फ्रीडम तो चाहिए ही चाहिए। और उससे गांधी जी जो थे उनको कम्प्लीटली लॉस्ट हो गया था फेथ अगेंस्ट द ब्रिटिशर, उनको फेथ का कहीं भी भाई सत्य पे चलते कैसे भी चल के वो आज़ादी दिला देंगे। बट गांधी जी ने ये सिचुएशन के बाद उनको था कि उनका पूरा का पूरा जो फेथ था इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस वो उनके ऊपर से उनको चला गया था।
अब ये देखो, ये एक्ट में क्या हुआ था, एज अ पार्ट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रोवेल एक्ट द पीपल ऑफ पंजाब अनाउंस्ड स्ट्राइक ऑन 30 मार्च 6 अप्रैल 1919 को। ठीक है, यही रोवेल एक्ट का सब चल रहा था। तो पंजाब के लोगों ने, जैसे मैंने आपको बोला, स्ट्राइक हुई थी, तो पंजाब के लोगों ने 30 मार्च को 6 अप्रैल 1919 को स्ट्राइक अनाउंस की थी। उस कंडीशन पे ऑलमोस्ट आउट ऑफ कंट्रोल एंड लुकिंग एट दिस martial law was declared in Amritsar. A meeting was organized. Meeting organized हुई कहाँ पे, 13 अप्रैल, डे ऑफ बैसाखी, in the Jallianwala Bagh, to pay a tribute of martyr and also to protest against the Dr. Satyapal and Dr. Khichlu. Approximately 10,000 people had gathered in this meeting. जैसे कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर खींचलू का उनका अरेस्ट किया गया था और उनके खिलाफ उनको ऑलरेडी लोगों को बहुत ही क्या कहते हैं कि भाई गुस्सा भरा हुआ ही था, और ऊपर से ये रोवेल एक्ट भी आ गया। तो उन्होंने क्या की थी, एक मीटिंग अरेंज की थी। कब की थी, 13 अप्रैल को की थी। डे कौन सा था, बैसाखी का डे था। फिर उस मीटिंग में अप्रोक्सीमेटली कितने लोग, तो 10,000 लोग जो थे वहाँ पे इन्वॉल्व थे, राइट। एट दैट टाइम क्या हुआ कि भाई जनरल डायर ब्लॉक ओनली एग्जिट द बाग एंड ordered a firing at the unarmed people and gathered there. The firing started without any prior notice or warning, as it is रोल एक्ट जो चल रहा था। और ये भी उन्होंने तब क्या था कि भाई उनको जेल वेल में डाल देंगे, राइट। बट ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। 10,000 लोगों के सामने उन्होंने क्या किया, फायरिंग स्टार्ट कर डाली। किसी की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया, कोई भी नोटिस नहीं, कुछ भी नहीं, सीधी फायरिंग स्टार्ट कर डाली। देयर वाज अ हाई होल अराउंड, so the people could not escape the constant free firing. It stopped only when the soldier run out ammunitions. As per the official record, 379 died, 1,200 were injured, but in reality, casualties were much more mentioned in the official's report. Gandhiji completely lost his faith in the sense of British and justice and fairness. फिर उसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी जो थे उनको बहुत ही ऐसे फील हुआ, क्योंकि क्या हुआ कि जैसे ही जनरल डायर जो थे उन्होंने क्या किया, फायरिंग स्टार्ट कर डाली। और आपने अगर किसी ने विजिट किया हो अमृतसर में जलियांवाला बाग, तो उसकी वॉल वगैरह इतनी बड़ी बड़ी थी, तो लोग यहाँ से वहाँ दर बदर होने लगे अपनी जान बचाने के लिए। तो काफ़ी लोग तो अपनी जान बचाने के लिए, वहाँ पे एक कुआं था, वहाँ पे छलांग लगा दिए और उसी में ही बेचारे मर गए। काफ़ी लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे थे, बट हुआ क्या, काफ़ी लोगों की डेथ हो गई। 379 डेथ हुए एंड 12 जो थे वो इंजर्ड हुए। पर एक्चुअली जो है मेंशन ऑफिशियली ये गलत किया गया, ऑफिशियली तो ज़्यादा ही मर गए थे। सो इस एक्ट के बाद गांधी जी को था वो टोटली फेथ चला गया था, किसके ऊपर से, ब्रिटिशर्स के ऊपर से बिल्कुल चला गया था। फिर efforts were made to see, you can see the picture also, right? आप देखो, पिक्चर भी देख सकते हो। Efforts were made to untie the Hindus and Muslims during the Royal Satyagraha. Gandhiji wanted that the Hindus and Muslims should be stand united to attend the justice. So गांधी जी ने फिर डिसाइड किया कि टू अटेंड द जस्टिस वो हिंदू एंड मुस्लिम एक साथ ही खड़े रहेंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, पहले तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा गांधी जी के बारे में, वो तो आपने बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, राइट। देन आफ्टर हमने पढ़ा चंपारण सत्याग्रह जो इंडिगो प्लांट के ऊपर था, जो ब्रिटिशर्स बोल रहे थे हमें इतना पोर्शन चाहिए, पर गांधी जी ने उसके खिलाफ किया मूवमेंट। उसके बाद खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमने पढ़ा, जहाँ पे फेमाइन छा गया था एंड टैक्स पे करने का था, पर उसमें भी हमने सक्सेस हासिल की। देन आफ्टर रोवेल एक्ट के बारे में पढ़ा कि विथआउट एनी वारंट गवर्नमेंट हमें जेल में डाल सकती है या मार सकती है कुछ भी, और उस डे को ब्लैक एक्ट भी किया जाता है। देन आफ्टर जलियांवाला बाग मास्कर्स जो हुआ 1919 में, जिसमें 10,000 लोग जो गैदर हुए थे, और डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर खींचलू जो थे, लोगों को ऑलरेडी उनके अरेस्ट के बहुत ही जुनून छाया हुआ था। देन आफ्टर
जनरल डायर जो थे उन्होंने देखा और सीधा फायरिंग स्टार्ट कर डाली थी। कोई भी नोटिस कुछ भी किए प्रायर पीरियड के बिना उन्होंने उन पे नोटिस फायरिंग स्टार्ट कर डाली थी। और वहाँ की वॉल बहुत बड़ी थी, लोग यहाँ से वहाँ भागे तो भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। एंड काफ़ी लोगों की उसमें डेथ भी हो गई, जो टोटली गांधी जी को कम्प्लीटली जो ब्रिटिशर्स थे उन पे फेथ जो था वो कम हो गया। एंड जस्टिस एंड फेयरनेस, ब्रिटिश ऑफ सेंस ऑफ जस्टिस और फेयरनेस के भाई उनको ऐसे लगने लगा कि अब हमें कोई जस्टिस वगैरह उनसे मिलेगा। फाइन। देन आफ्टर हम करेंगे अब खिलाफत मूवमेंट के बारे में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।